बहुत बुरी हालत में है ज्यादातर म्यूजियम हिंदुस्तान के। सिर्फ म्यूजियम नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है मेरी। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, पवित्र चीज है। द म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। कोई खतरा नहीं है क्लासिकल म्यूजिक को, बल्कि ब्रिलियंट म्यूजिशियंस है। सबसे बड़ा ऑनर यही था कि मेरे सामने ही प्रिंसेस डायना बैठी हुई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका इंटरव्यू करने के लिए जब मेरे पास मैसेज आया तो पहले तो मैं हैरान हुआ कि क्या वाकई में इनसे बातचीत करने का, इनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर 5 मिनट बाद यकीन हुआ कि बिल्कुल मौका मिलेगा। और उस्ताद अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी लाइव पर। और मुझे भी बहुत खुशी है क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ एबीपी। यू आर डूइंग वेरी वेल और मैं काफी आपका चैनल देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो आप आज जो हम मुखातिब हुए हैं, हालांकि बहुत सारी बातचीत आपसे करनी है, लेकिन मॉर्निंग रागा जो मुंबई में आप करने वाले हैं सरोद घर के लिए, और सरोद घर आपके, मैं कहूंगा कि दिल के शायद सबसे करीब। जी। अगर कोई चीज मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, जितने आपके इंटरव्यूज देखे कि सरोद घर को आप जितना अपने दिल के करीब समझते हैं, वो शायद ही कुछ और है। तो सबसे पहले तो इसी कॉन्सर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसमें होने वाला है और किस लिए आपने जो है ये प्लान किया कि इस कॉन्सर्ट को किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि 2-3 साल के बाद मुझे मुंबई में परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। ये कोविड की वजह से बहुत सारा हमारा कल्चरल फील्ड में नुकसान हुआ है। और सरोद घर क्या है कि हमारे देश में अच्छी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, म्यूजियम बन जाते हैं, हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते। नई बिल्डिंग बनाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन पुराने म्यूजियम्स को, पुरानी चीज़ों को, उसकी पवित्रता को कायम रखना, उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हर म्यूजियम को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट रेज फंड्स फॉर सरोद घर। ये सिर्फ म्यूजियम नहीं है, हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की एक फकीरों की एक, जिस हाल में वो लोग बड़े सिंपल लोग थे, जिस तरह से रहते थे, सिर्फ साधना में ही ध्यान था। स्वर ही ईश्वर है, बस साधना करो, कल की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस विश्वास पे वो बुजुर्ग लोग रहते थे। और तो ये म्यूजियम जो, इसी घर में मैं पैदा हुआ, मेरे पिताजी भी इसी घर में पैदा हुए। उस्ताद हाफिज अली खान साहब जो मेरे गुरु भी थे, पिता भी थे। लेकिन ये म्यूजियम का जो, हम जब विदेशों में घूमते थे और मेरी वाइफ सुबलक्ष्मी जी, हम लोग एक दफा जर्मनी में थे और बॉन में हमने सुना कि बीथोवन का घर, बीथोवन बॉम्बे, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, दे प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम ग्रेट म्यूजिशियंस, कंडक्टर्स, कंपोजर्स। तो वहाँ पर हम बीथोवन के घर गए और टिकट लेके हम लाइन में लगे और छोटा सा और बड़ा अपीलिंग बिल्डिंग में हम लोग गए अंदर। और जब वो दिखा रहे थे कि ये उनका पियानो है, ये उनके स्लीपर्स हैं, ये उनका ये है, बेड है, वहाँ पर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, क्या हमारे देश में भी कोई म्यूजिशियन को प्रिजर्व करा गया है या नहीं। तो मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ टैगोर जी का ध्यान आया, रविंद्रनाथ टैगोर, उनको अच्छी तरह प्रिजर्व करा है। बट गालिब वॉज नॉट प्रिजर्व द वे शेक्सपियर इज प्रिजर्व्ड। तो ये हमारे देश की एक कमजोरी रही कि हमने हमारा ध्यान म्यूजियम की तरफ ज्यादा नहीं है। मतलब बहुत बुरी हालत में है ज्यादातर म्यूजियम हिंदुस्तान के। और मतलब वो मेंटेनेंस और वो अट्रैक्शन, वो रिस्पेक्ट जो विदेशों में म्यूजियम को दी गई है। वॉशिंगटन में आप देखिए, बड़ा से बड़ा मेट म्यूजियम न्यूयॉर्क का आप देखिए। तो हमने जब वो म्यूजियम देखा
तो वहां से हमें इंस्पिरेशन मिला, वाइफ ने, हमने सोचा कि हम अपने घर को कोशिश करेंगे कि इसको म्यूजियम बनाया जाए। अच्छा, इसी क्योंकि हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, कलाकारों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्लासिकल म्यूजिशियंस को और भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस घर का हम कमर्शियल इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसको हम गेस्ट हाउस बना देते, इसको हम होटल बना सकते थे, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एडवाइस दिया हमको। लेकिन ये सिर्फ म्यूजियम नहीं है, ये गुरु दक्षिणा है मेरी, कि जिस जगह मेरा शिक्षा दीक्षा हुई उस घर में हमने झाड़ू लगाई है, उस घर को हमने सफा किया है। बड़े बड़े बुजुर्ग आए वहाँ पिताजी को मिलने के लिए, उनके हमने, बड़े स्पिरिचुअल लोग आते थे, उनके हमने पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिया। तो वो एक सैंक्टिटी, वो घर एक तरह से एक बड़ा पवित्र जगह है, और उसको मैं कोई नाम दूंगा तो शायद कोई रेडिकल लोग नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए वो म्यूजियम ही मैं कहूँगा। और ये मेरी गुरु दक्षिणा है मेरे गुरु के प्रति, मेरे बुजुर्गों के प्रति। और जब हम लौटे तो हम HRD मिनिस्टर हिंदुस्तान के जो उस वक्त थे, श्री अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने भारत भवन भी बनवाया था भोपाल का, बड़े कला में उनकी रुचि थी, कलाकारों का उन्होंने बड़ा सम्मान किया। तो उनके पास हमने वो प्रपोजल लेके गए, हमें जो पैसे की जरूरत थी, हाउ टू कन्वर्ट दैट हाउस, ओल्ड हाउस, इनटू ए म्यूजियम। तो गुलजार साहब ने जो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, वो पुराना घर है, उसके अंदर जिस तरह से वो उसकी हालत हो गई थी। तो अर्जुन सिंह, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर, हमारी सरकार ने, हमारे HRD मिनिस्टर ने फौरन पैसा सैंक्शन कर दिया, और उस वजह से ये म्यूजियम बन पाया, और इसको मेंटेन कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी नवीनता यही है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ रखे हैं वो सिर्फ कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरे बचपन का सरोद, जिस पे मैंने सरोद सीखना शुरू किया, मेरे पूर्वजों का सरोद। पंडित केशर महाराज ने अपना तबला, अपने बुजुर्गों का तबला दिया, उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने बुजुर्गों का तबला दिया, पंडित VG जोग ने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का वायलिन दिया, जो हमारे म्यूजियम में रखा है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का स्वर मंडल जो उनके साथ रहता था, उनके ग्रैंडसन ने रजा अली खान ने वो स्वर मंडल दिया। तो ऐसी बहुत लंबी कहानी है। और हमारे पिताजी हमेशा ये कहते थे, बड़ों की इज्जत करो और छोटों को इनकरेज करो। तो हम लोगों ने उनके नाम से एक अवार्ड शुरू करा, हाफिज अली खान अवार्ड्स। आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हमने बड़े बड़े लोगों को सम्मानित किया है। तो ये बहुत ही मेरी लंबा जवाब हो गया है। आप बोलिए। नहीं, मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, क्योंकि मुझे शायद सवाल पूछने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक ही बार में जो है सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर दी। अच्छा खान साहब, आज जो हम दौर देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है, कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के बीच वो पॉपुलैरिटी नहीं बना पा रहा। आज आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे रील बनती है, कच्चा बादाम, मतलब कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है इसके लिए, जिससे कि हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलर और बहुत खूबसूरत है, और जो उसको जानता है, उसकी खूबसूरती को जानता है, वो समझता है इस चीज को। ऐसा है कि हम पुराने लोग कहते थे समय बड़ा बलवान, तो समय बदलता रहता है। मुगलों के जमाने में अगर आप जाइए तो अकबर बादशाह ने, एम्परर अकबर ने तानसेन मियाँ को इतनी इज्जत दी कि उनको कह दिया था, जब आप चाहो तब मुझे गाना सुनाइए, और बड़ी इज्जत दी, उन्होंने इनकरेज करा। फिर उसी दौर में औरंगजेब आए, जिन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दबा दिए, म्यूजिक को दफन कर दिया। और वो एक रेडिकल अप्रोच थी उनकी, जो भी थी। तो क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है, पवित्र चीज है, द म्यूजिक हैज कनेक्टेड द वर्ल्ड। ये जो 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नी, पूरे दुनिया के वही साउंड है। वो लोग डो रे मी फा सोल ला टी कहते हैं, हम सारे गामा पाधा नी कहते हैं, साउंड वही है। उस वजह से मैंने ऑर्केस्ट्रा में
मैंने कंपोजिशन करा, समागम बनाया, बड़ी बड़ी स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा के साथ सरोद कंचर्टो। तो सरोद कंचर्टो मैंने ही शुरू करा, और फिर हम लोग अमान, अयान, हम लोग तीनों मिलकर बैठते हैं और 50-60 म्यूजिशियन पीछे होते हैं, वो समागम हम लोग बजाते हैं। आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, तो आज एक ऐसा दौर है कि यंगस्टर्स को बना बनाया माल मिला है। राइट। क्योंकि हमारे जमाने में हमारे घर में कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था, हम खरीद नहीं सकते थे, माइक्रोफोन हमने नहीं खरीदा, लेकिन यंगस्टर्स को हमने देखा माइक्रोफोन पे घर में रियाज करने, और उनको बने बनाए लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स मिले, सीडी मिली, कैसेट्स मिले। तो सुनने का, संवरने का, सीखने का, तो सरोद आज इतना पॉपुलर हो गया कि करीब देयर आर अबाउट 500 सरोद प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही सितार की हालत है, वही तबले की हालत है, वही गायक। तो देयर आर सो मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियंस टुडे। कोई खतरा नहीं है क्लासिकल म्यूजिक को, बल्कि ब्रिलियंट म्यूजिशियंस है, डांस हो, गाना हो, कुछ भी हो। तो और फिर ये कभी अब फिल्मी म्यूजिक जो है वो हमेशा से पॉपुलर रहा है, और उनका जो अप्रोच है वो इस बात के ऊपर है कि फिल्म को बिकना चाहिए। जी, जी। और फिर भी 100 करोड़ की फिल्म एक दिन में फ्लॉप भी हो जाती है। तो वो वहाँ का नजरिया जो है वो एक कॉमर्शियल एंगल है, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ फिल्म की दुनिया की, क्योंकि हम लोग सब फिल्मी गाने सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। सहगल साहब के रिकॉर्ड चल रहे हैं, लता जी का रिकॉर्ड चल रहा है, और हमारे पूरे दुनिया में जितने भी NRI हैं वो पुराने गानों को आज भी सुन रहे हैं। मुकेश जी के गाए हुए, किशोर कुमार जी के गाए, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद। तो ये एक फिल्मी कल्चर जो है ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, और इट्स ए ग्रेट एंटरटेनमेंट। अब ये 2-3 साल में हम लोग वेब सीरीज घर में बैठ के देख रहे हैं। अभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन एक्ट कर रहा है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। कहानी अगर अच्छी है तो हम उसको देख रहे हैं। ये वेब सीरीज इस वक्त काफी चला है। अच्छा, वैसे आप देखते हैं वेब सीरीज वगैरह, वक्त मिलता है, कुछ शौक रहता है इसका? हाँ, क्योंकि अब और कुछ करने को था नहीं। कोविड का टाइम ऐसा था कि बस अपने बचाव के लिए आदमी घर में बैठा रहता है, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी इस दौरान हम विदेश में भी गए, और अमेरिका गए, यूरोप में भी गए। लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, तो बस हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि ये बंद हो जाए। क्योंकि 21st सेंचुरी जो है, हमने सोचा था कि ये बहुत ही पीसफुल होगी शायद, लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग, हर इंसान एजुकेशन की बात कर रहा है, हर इंसान स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, but unfortunately education could not create compassion and kindness in a human being. असलियत तो यही है कि हमें दुनिया को रहमदिल बनाना है, अपने देश को रहमदिल बनाना है। तो वो कौन सी शिक्षा है जिससे इंसान रहमदिल बने? उसके अंदर जो इंसान के अंदर जो एक आज भी रेशियल प्रॉब्लम ये सदियों से चली आ रही है, आप देखो पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन अवर कंट्री। तो ये इन चीजों को जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि हम लोग म्यूजिशियंस हैं, हम तो हर मजहब के लिए परफॉर्म करते आए हैं। हमें कभी दिमाग में ये बात आई नहीं कि हम किसके लिए बजा रहे हैं। हजारों मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारा में, सेनेगल में हमने कॉन्सर्ट्स करे हैं, क्योंकि स्वर ही ईश्वर है। तो अगर जो आदमी इस बात को समझ ले, तो we respect all religion, we feel connected with every human being of the world. कलाकार का तो कोई धर्म होता ही नहीं है, कला ही उसका धर्म है, सबसे बड़ा स्वर और लय जो है यही हमारा धर्म है। हम साधना करते हैं कि हमारा संगीत लोगों को आनंद दे, हमारे संगीत से लोगों को खुशी मिले और सुकून मिले, आनंद मिले, यही कोशिश है। अच्छा खान साहब, मैंने कहीं पढ़ा कि शुरुआत में आपकी दिलचस्पी जो है वो तबले में थी, तो फिर सरोद की तरफ कैसे आए? और आपके वालिद साहब जो थे वो बड़े सख्त हुआ करते थे कि अगर किसी ने रियाज में जरा सी भी गड़बड़ की तो आपने एक बार कहा था कि वो तो
हटा दिया करते थे कि आपने कहा कि हम लोग तो फिर भी जो है सिखा देते हैं, वो तो भगा देते हैं वहां से। तो ये शुरुआत कैसे हुई? क्या ना, पुराने लोगों को बेसुरा सुनने का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े गायक लोग, वादक लोग आप देखेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं बन पाया। आज आप देखिए, अगर आप जो भी बड़े बड़े कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई शागिर्द है ही नहीं, या उनकी औलादों ने भी काम नहीं किया, और कुछ ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने बहुत सारे शागिर्दों को तैयार किया। और तो कुछ लोग बॉर्न टीचर थे, यानी पैदाइश टीचर पैदा हुए थे कुछ संगीतकार, और कुछ लोग बॉर्न परफॉर्मर्स हुए जो सिर्फ परफॉर्म करने के लिए पैदा हुए थे। हमारे गुरुजी ऐसे ही थे, हमारे उस्ताद, वो ही वॉज द हीरो ऑफ 30s एंड 40s। उनके जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियंस थे वो उस्ताद फैयाज खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, उस्ताद अल्लादी खान साहब। तो वो एक अलग उस्ताद पंडित कंठे महाराज, उस्ताद थिरकवा खान साहब। तो तबला जो था, बचपन से हर संगीतकार को तबला और गाना, स्वर ज्ञान जो है, तो हमें गाना भी सिखाया गया कि जो आप सरोद में बजाते हो, तो ये जो हमारी मीड है, जिसको इंग्लिश में स्लाइड्स ग्लाइड्स कहते हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। किसी भी दुनिया के संगीत में ये गुंजाइश ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है। तो ये ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस है, ये उतना ही ग्रेसफुल है जो हम जिस तरह से हाथ जोड़ते हैं, जिस तरह से प्रणाम करते हैं अपने बुजुर्गों को, पैर छूते हैं, साष्टांग नमस्कार होती है, आप साउथ इंडिया में आज भी देखिए जाके। तो ये पूरा हमारा जो कैरेक्टर है हमारे संगीत में समर्पण का। तो तबला हमने सीखा, और तबला इतना ज्यादा हमको पसंद आ गया था कि पिताजी घबरा गए कि शायद मैं सरोद नहीं तबला ही बजाऊंगा। तो फिर कई महीनों के लिए तबला छुपा दिया गया था। ऊपर से जब तालीम होती थी तो जरा भी बेसुरापन हमारा जब होता था, हर स्टूडेंट का होता है, तो पिताजी या तो हमें बाहर निकाल देते थे या खुद चले जाते थे। ज्यादातर वो खुद ही चले जाते थे क्योंकि कांट बेयर। तो ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने जरा भी बेसुरापन बर्दाश्त, लेकिन हमें खुदा का शुक्र है, हमें बहुत पेशेंस है, बहुत टॉलरेंस है, और हमने शागिर्दों को खूब सुना है बेसुरा बजाते हुए, गाते हुए। उनको तो सुधारने की कोशिश जब आप करते हैं, तो हमारे यहाँ जब छोटे थे इनकी तालीम होती थी, शागिर्द लोग आते थे, तो सब खुदा का शुक्र है अब सब अपने अपना जिम्मेदारियों को समझ लिया है कि दे हैव टू प्रैक्टिस, दे हैव टू डू साधना। एक खान साहब, आज आपका नाम जो है वो दुनिया भर में लोग जानते हैं, लेकिन आपके नाम की भी कहानी है। एक साधु ने जो है आपका नाम जो है बचपन का बदल दिया था। जी, मैं वो भी आपसे वो किस्सा भी जरूर जानना चाहूंगा कि जब बदला तो फिर वो इतना मशहूर हो गया कि वो दुनिया भर में जो है पहुंच गया। देखिए, हमारी फील्ड में आज भी हमें आशीर्वाद पे विश्वास है। विश्वास, ये विश्वास होना आशीर्वाद के ऊपर एक बहुत बड़ी आस्था है। जैसे आप मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम काफी दरगाहों पर भी जाते हैं, वो भी पत्थर की बनी हुई है सारी जो वहां पर चीजें हैं। तो ये पत्थर का जो नाता है, ये एक बड़ा नेचुरल है कि आदमी एक मिट्टी बन जाता है। आखिर में किसी भी मजहब का हो, बाद में वो मिट्टी बनता है और वो एक एशेज हो जाते हैं। तो ये साधु संत भी हमारे घर में आते थे। पिताजी का सरोज चिन्ह, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लोग भी आते थे, तो वो बाबा आते थे, बड़ी खूबसूरत नूरानी शक्ल थी उनकी, और दाढ़ी भी थी, और थोड़े सैफरन कपड़े पहने रहते थे वो, और गाने का उनको खुद शौक था। हारमोनियम लेते थे। मुझे आज भी याद है
वो बड़े इमोशनल हो जाते थे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। तो पिताजी का सरोद सुनते थे। फिर मुझे बोला क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा अभी अभी सीख रहा हूँ मैं। तो जो कुछ भी मैं उस वक्त बजाता था, सीख रहा था, उनको बजाया। क्या नाम है? तो उस वक्त मेरा जो घर वालों ने या मौलवी साहब ने या जो भी एक रिलीजियस सेरेमनी होती है जो, उसमें मासूम अली खान नाम रख दिया था। तो उनको मैंने नाम बताया तो कहते नहीं, आज से तुम अमजद हो। अब अमजद का अरबिक जो मीनिंग है वो जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोगों का नाम गणेश है, किसी का राम है, कोई लक्ष्मण है, कोई सीता है। तो इसका भी मतलब एक बहुत ही बड़ा एक आशीर्वाद था उनका, तो उन्होंने ही अमजद बनाया। और तो हम हमेशा उनके बारे में कभी कभी उनका ध्यान आता है। फिर हमने बाद में नहीं देखा। तो उस घर में, सरोद घर में, बड़े बड़े लोग आते थे पिताजी को देखने के लिए, मिलने के लिए। म्यूजिकोलॉजिस्ट, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, स्पिरिचुअल पीपल, सब खान साहब को आकर पिताजी का गाना सुनते थे, उनका सरोद सुनते थे। और वो कभी कभी जब वो सिखाते थे तो एक ग्रुप ऑफ कोई लोग आ गए घर में, हमारी तालीम चल रही थी, और वो उनकी तरफ गाना सुनाने लगे उनको। एक बंदिश, दो बंदिश, तीसरी रचना, एक करीब आधा घंटा हो गया। उनको पूछ नहीं रहे कि आप किस लिए आए हो। तब हमने पिताजी के कान में कहा, मैंने कहा हुजूर इनसे पूछ तो लीजिए किस लिए आए हैं। तब उन्होंने उनकी तरफ कहा, भाई माफ करना, आप किस लिए आए? कहते जी हमारी बेटी की शादी है, कार्ड देने आए आपको। तो ऐसे पुराने लोग थे, उनको लगता था सब उनका गाना ही सुनने आते हैं या बजाना सुनने आते हैं। तो ही वॉज इन्वॉल्व इन हिज ओन वर्ल्ड, उसमें ही रहते थे। मतलब वैसा आजकल नहीं होता है, आजकल तो सब बंद है। मतलब आपने जो किस्सा सुनाया, मुझे लगा आज तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। अभी तो इतना फॉर्मल बातें हो गई हैं कि जो पुराने जमाने में आते जाते में कोई घर में अचानक आ जाता था। मुझे आज भी याद है, वेरी रिसेंटली द ग्रेट लेजेंडरी M.F. हुसैन, जो हमारे मशहूर आर्टिस्ट थे, वो कभी कभार अचानक आ जाते थे। शाम के वक्त 4 बजे आ गए, तो किसी ने आके कहा कि मिस्टर हुसैन आए हैं। तो यूजुअली हम कहते हैं बिठाइए, पानी पिलाइए। तो मैंने कहा बिठाइए, पानी पिलाइए, क्या उनकी दाढ़ी भी है? कहते जी दाढ़ी भी है। तो मैं जल्दी से आया, तो कहते नहीं मैं आपके घर के सामने से निकल रहा था। तो ये पहले रिवाज होता था कि बिन बोले, बिन बताए, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट लोग घर आ जाते थे और हम उनका स्वागत करते थे। आज हम बुरा मान जाते हैं कि भाई क्यों आ गए, इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, इन्होंने खबर नहीं करा। तो पूरा अपना कल्चर, अपना जो हालात हैं, सारे बदल गए। अच्छा, एक खान साहब, मैंने आपके एक इंटरव्यू में ही पढ़ा, हालांकि मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, बहुत उसकी जानकारी नहीं होगी, कि आप जो सरोद बजाते हैं वो उंगली के पोरों से नहीं, नाखून से बजाते हैं। उसकी एक बड़ी खास वजह भी है, तो वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, राइट हैंड का जो काम होता है, तो एक राइट हैंड में हम लोग एक प्लेक्ट्रम, एक जावा उसको बोलते हैं, मेड ऑफ कोकोनट शेल, वो पकड़ते हैं। और लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिंगर टिप से बजाते हैं, लेकिन हमारे परिवार में खास तौर पर हमारे पिताजी तो नाखून से तारों को दबा के, तो रेजोनेंस अच्छा हो जाता है उसका। फिंगर टिप से आवाज, वो रेजोनेंस नहीं आता है। तो ये बेपर्द, इसको उर्दू में कहते हैं ना, बेपर्दा साज है। पर्दा माने वो फ्रेट्स नहीं है इसमें, जैसे सितार में होते हैं, गिटार में होते हैं, मैंडोलिन में होते हैं। तो किसी ने मजाक में कहा था एक दफा कि भाई ये बड़ा मुश्किल साज है, बेपर्दा साज है, अगर बजाने वाला इसको ध्यान से नहीं बजाएगा तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है। तो अगर गलत जगह उंगली पड़ जाएगी तो बेसुर हो जाएगा आदमी। तो आपको संगीत का शौक है? संगीत का शौक है आपको सुनने का? सुनने का तो बिल्कुल, संगीत के बिना तो खैर आजकल जीवन है ही नहीं। मतलब अब हम कहीं भी हैं तो अगर
संगीत अगर है तो फिर तो म्यूजिक तो मुझे लगता है कि कोई भी हो किसी भी फॉर्म में हर एक को पसंद होता है। हमारे देश में कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ क्लासिकल म्यूजिक की बहुत बड़ी ऑडियंस होती है। बंगाल है, जैसे महाराष्ट्र है, ऑल 4 साउथ इंडियन स्टेट्स, यूपी बिहार में भी हम बहुत गए हैं, बहुत बजाए हैं। तो अपीलिंग म्यूजिक जो आदमी सुनता है, विच इज वेरी गुड फॉर द माइंड एंड बॉडी। और गुलजार साहब ने हमारी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, वो आप देखिएगा कभी आपको फुर्सत मिले। और 1 मई को जो हमारा कॉन्सर्ट है मुंबई का, तो आई एम ग्रेटफुल टू गुलजार साहब, वो तशरीफ लाएंगे और कुछ वो सरोद घर के बारे में बात करेंगे। और उनके साथ मैंने एल्बम भी बनाई है, उन्होंने लिखा, मैंने कंपोज किया, रूप कुमार राठौर और साधना सरगम ने गाए थे। तो ये शौक भी मुझे रहा कंपोजिशन का। करीब एक जमाने में 40 गजल्स मैंने कंपोज करे, और टीवी सीरियल था एक गुफ्तगू। तो ये आई थिंक एवरी म्यूजिशियन, एवरी संगीतकार के अंदर एक कंपोजर होता है, जो हम उसको कंपोज करते हैं, बनाते हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म इन मुंबई। ये एक बहुत खूबसूरत वेन्यू है, रॉयल ओपेरा हाउस। इसमें सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह के राग, ये भी हमारी एक कन्वेंशन है, सुबह के राग, शाम के राग, दोपहर के राग, आफ्टरनून के राग, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। यानी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महान संगीतकारों ने, सेंट्स जो साधु संत लोग थे, जहाँ से शास्त्रीय संगीत शुरू हुआ। अब कभी कभी सोच आता है कि भाई राग जौनपुरी, सुबह का राग इसको कहते हैं, और दरबारी रात को कहते हैं, क्योंकि दरबारी और जौनपुरी के एक ही सुर है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अलग है। तो जौनपुरी सुबह गाया जाता है, दरबारी रात को। तो हम लोग ये टाइमिंग को मेंटेन करते हैं रागों के, इसलिए मॉर्निंग कॉन्सर्ट, इवनिंग कॉन्सर्ट, ज्यादातर तो इवनिंग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रोता है जो सुबह के राग सुनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं टू रेज फंड्स फॉर सरोद घर। राग की बात छड़ी तो 35-40 राग एक आपने बनाए थे, अब्बा के नाम, अम्मी के नाम, बापू कॉज। तो वो आपने कहा था कि भाई मुझे ऐसा संगीत जो है थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आपस में बात कर रहा है। तो उसके बारे में भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। यू सी, ये न्यू मेलोडीज या नया राग हर कलाकार ने, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। होता क्या है कि स्वर तो वही है, लेकिन एक सोच अलग होता है। महात्मा गांधी के 125th एनिवर्सरी के ऊपर हमने बापू कोस, एक राग, एक मेलोडी उनको समर्पित किया, और वो हमने पहला कॉन्सर्ट हुआ पेरिस में, वहां पर बजाए थे। तो बापू कोस, अब हालांकि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन प्यार से लोग उनको बापू कहते थे। एंड फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे अपने गुरु को समर्पित करा, माता जी को समर्पित, अपनी पत्नी के ऊपर भी मैंने राग सुबह लक्ष्मी भी बनाया, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में अमान को दिया, अयान को दिया, और तो इसीलिए राग सुबह लक्ष्मी भी बनाया है। और फिर बाद में आपने शायद सुना होगा गणेश कल्याण, एक मेलोडी, वो मैंने काफी बजाई, पूरे दुनिया में बजाई है, बड़ी खूबसूरत। तो क्या मेलोडी हमें दिमाग में आ जाती है, और वो हमें लगता है भाई ये एक नए सुर है, ये नई ट्यून है, वो मेलोडी है। फिर उसका जब डिसिप्लिन बन जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, देन वी गिव, उसका एक नाम रख देते हैं। तो आई डिस्कवर ए राग, आई डोंट कंपोज ए राग, राग अपने आप वो मेलोडी आ जाती है। तो भगवान की कृपा है ये कि नई मेलोडी आ जाती है। जी बिल्कुल, और ये हम सबके लिए भी एक खुशकिस्मती है कि हमें वो सुनने को मिलती है। अच्छा खान साहब, आखिरी में जाते जाते मैं एक जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आज का दौर जैसे सोशल मीडिया का दौर है और तो क्या आप कुछ वक्त देते हैं सोशल मीडिया को, या पूरी तरह से दूरी बना के रखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, एक बड़ी पुरानी कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जी बिल्कुल। तो जिसको जिंदा रहने का आर्ट आता है, जिसको कैसे कामयाबी को लेना है, कैसे करोड़पति बनना है, कैसे रिच मैन बनना है, तो बात ये कि मेहनत जो करता है, कर्म योगी बनना बहुत जरूरी है। मेहनत करो, साधना करो, और मैनिपुलेशन से जो लोग लाइफ लीड करते हैं वो बड़ी टेम्परेरी बात होती है। तो सोशल मीडिया, मेरे पास भी आईपैड है, मैं देखता हूँ, लेकिन मोबाइल मैंने 2-3 साल से मोबाइल बंद कर रखा है। मोबाइल से मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो देखता रहता हूँ, अलग अलग न्यूज सुनता रहता हूँ, लोग क्या बात कर रहे हैं, देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब सुनने को मिलता है। लेकिन फाइनली जब इलेक्शन होते हैं तो देशवासी फैसला करते हैं कि उनको क्या चाहिए। यही है। और हम तो हर हाल में खुश हैं। वो सारे बचपन से लेके अभी तक हमने जहां जहां परफॉर्म किया, हमें पता ही लगा कि यहाँ कौन से प्रांत में कौन सी किस पार्टी का रूल है, कौन सी पार्टी किस जगह पर है। तो क्योंकि जो लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी संगीत को पसंद करते हैं, संगीतकार को पसंद करते हैं, और मुझे भी सब हर हिंदुस्तानी से एवरी रीजन, हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सब बचपन से 12 साल की उम्र से मैं ट्रैवल करता रहा, और मुझे I was nurtured, encouraged by every state, every Indian. तो अमजद अली खान हिंदुस्तान ने ही बनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज वही प्यार और इनकरेजमेंट अमान और आयन को भी मिल रहा है। ये खुदा का शुक्र। बिल्कुल, हिंदुस्तान नहीं बल्कि मैं तो, मुझे अभी याद आया, मैं एक और किस्सा पढ़ रहा था कि प्रिंस चार्ल्स और डायना के सामने एक बार आपने कुछ परफॉर्म किया था, तो फिर उनको अपनी शॉल भी दी थी क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। डायना, प्रिंसेस डायना को दिया था। जी, तो वो क्या किस्सा था? नहीं, किस्सा बस ये था कि आई मीन इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मिस्टर नरसिम्हा राव थे, तो उनके ऑनर में बहुत सारे फंक्शंस हुए थे दिल्ली शहर में, लेकिन एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डिनर हुआ था जहां सिर्फ 20 आदमी इनवाइटेड थे, और उसमें मुझे, मेरी वाइफ को बुलाया गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंद्रजीत गुप्ता जी थे, और तो ऐसे 20 लोग, प्रिंस चार्ल्स भी थे, और 20 लोग थे। हमारे हाई कमिश्नर लंदन में डॉक्टर एल.एम. सिंह भी थे, ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी थे। तो सबसे बड़ा ऑनर यही था कि मेरे सामने ही प्रिंसेस डायना बैठी हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर अलग वो हेड ऑफ द टेबल पे बैठे थे। तो ओपन एयर डिनर था और बड़े अलग अलग हालात थे। तो शी वाज शिवरिंग, आई डिडंट रियलाइज। तो किसी ने, मेरे पास शॉल थी बट मैं पहने नहीं हुआ था, मेरे गोदी में रखा हुआ था, तो किसी ने कहा कि प्रिंसेस फीलिंग वेरी कोल्ड, तो मैं खड़े होकर उनको शॉल उड़ा दिया। एंड शी वाज वेरी वेरी ग्रेसफुल, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, और थोड़ी उनकी जो लंबाई थी वो थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अपीलिंग। तो जाते वक्त वो लौटाना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम मी एंड माय वाइफ। तो स्पॉन्टेनियस हमारी लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनिटी के ऊपर है, कि हम स्टेज पर बैठ के डिसाइड करते हैं कौन सा राग बजाएंगे, कौन सा ताल बजाएंगे, और कहाँ क्या डिसीजन ले, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो ये अचानक जो कुछ हुआ है, और तो ये खुशी की, दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग एंड दैट वाज हर फर्स्ट, इंडिया में पहली बार आई, और उसके बाद तो चली गई, दुनिया से चली गई। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। तो काफी बात हो गई है जी। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मतलब बहुत, मेरे लिए ये बहुत बहुत खास मौका रहा कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला, इतनी सारी बातचीत। I wish you all the best. I hope you achieve everything what you desire and deserve in your life. खुदा आपको कामयाबी दे। Thank you so much, sir. Thank you so much. नमस्कार।